Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Babbi Rajput. So in this video, we are going to solve most important and most expected MCQ question for class 10th science. So don't skip it. So question number 1 is, which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? मतलब आपके जो ऑयल पैकेजिंग होते हैं, जो ऑयल पैकेट्स में आते हैं ना, बॉटल्स या पैकेट्स में, तो उन पैकेट्स में ऐसी कौन सी गैसेस को हम यूज करते हैं ताकि ये जो ऑयल है इसमें फिल्ड है वो ज्यादा टाइम के लिए स्टोर रहे? फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, नो. सेकंड इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें से नाइट्रोजन तो है बट ऑक्सीजन नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम, अगेन नो. एंड लास्ट इज हीलियम एंड नाइट्रोजन. सो हीलियम एंड नाइट्रोजन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. आपके जो भी फैट या ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिसमें फैट या ऑयल होता है, जैसे कि चिप्स हो गए, है ना, आपके पैकेट चिप्स हो गए या ब्रेड हो गए, तो उनको हम क्या करते हैं, उनमें हम हीलियम एंड नाइट्रोजन गैस होती है वो फिल कर देते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उनमें हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे या कोई गैस हमने फिल नहीं की, तो वो जो ऑयल एंड फैट हैं वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे. एंड एयर में आपकी प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन. तो एयर में जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाएंगे तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं. ठीक है. एंड उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रैंसिडिटी. रैंसिडिटी आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है, राइट. तो इस फिनोमिना से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फैट एंड ऑयल को उसमें हीलियम एंड नाइट्रोजन गैस है वो फिल कर देते हैं. आप रेंसिडिटी देख सकते हो इस तरीके से, मतलब फूड का सड़ जाना, उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आना. और रेंसिडिटी सिर्फ फैट एंड ऑयल जैसे प्रोडक्ट होते हैं ना, उनमें ही होता है, राइट, और किसी में नहीं होता है. तो ब्रेड आप देख रहे हो, उसमें ईस्ट लग चुकी है. ठीक है, जो ब्लू एंड ब्लैक कलर की चीज होती है इसको ईस्ट बोलते हैं. फाइन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जिसमें दो रिएक्टेंट तो नेसेसरी हैं. ठीक है, दो रिएक्टेंट हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट सिंगल रिएक्टेंट नहीं हो सकता. कंबाइन कब होगी कोई चीज, सोचो खुद ही, कंबाइन कब होगी? जब दो चीजें होंगी तभी तो कंबाइन हो सकती है ना कोई चीज. तो कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट तो मिनिमम है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. सो दे गिव यू अ प्रोडक्ट. ओके. अब इसमें से पूछ रहे हैं कि ये जो हमें चार इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी इक्वेशन या कौन सी रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. ऑप्शन नंबर 1 इज 2KClO3 in presence of heat give you 2KCl plus 3O2. राइट. सो दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज इसमें सबसे पहले तो सिंगल रिएक्टेंट आपका इन्वॉल्व है. सिंगल रिएक्टेंट में तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी ना, दो तो मिनिमम चाहिए ही है. सो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका? दिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड ऑलवेज रिमेंबर, इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ही इन्वॉल्व होता है एंड वो ब्रेक डाउन हो जाता है. सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होता है एंड वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज MgO प्लस H2O विल गिव यू MgOH का उल्टा. तो सबसे पहले जिसमें दो रिएक्टेंट है तो एक केस तो बन गया कि हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है. अब हमने जब प्रोडक्ट की साइड देखा तो देखा MgO एंड H2O दोनों कंबाइन हो गए एंड दे फॉर्म MgOH का होल ट्वाइस. देखो, MgO प्लस H2O, MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड H2O मीन्स वाटर. ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा फाइनल प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है, राइट. इसमें Mg का M आ गया, वाटर का OH आ गया, है ना. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. तो सेकंड हमारा है रिएक्शन का एग्जाम्पल. थर्ड इज एग्जाम्पल इज 4Al plus thrice of O2 will give you Al2O3, राइट. तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि सबसे पहले तो दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है इसमें. एंड सेकेंड थिंग इज, जो हमारा प्रोडक्ट बना उसमें Al भी इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है. ठीक है, तो कंबाइन हो गए है ना, राइट. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज फोर्थ, जिंक प्लस FeSO4. अब देखो इसमें भी दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है बट दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल. आपकी जो क्लास 10 है उसमें दो टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस करता है. जैसे Zn क्या करेगा, Fe को डिस्प्लेस कर देगा और SO4 से कंबाइन हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बी ZnSO4 प्लस Fe. और ये किस तरीके से डिस्प्लेस करता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज है आपके पास, उसमें जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है. तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट.
सो ये एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट का, ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नहीं है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हमें दो एग्जाम्पल मिले हैं। कौन से दो एग्जाम्पल हैं? सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड कहाँ पर है हमारा? सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन डी में है। ध्यान से फिल करना ओएमआर शीट, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे ही लगते हैं, ओके। एंड ओएमआर शीट में सर्कल अच्छे से करके आना, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है? देखो, जो वाटर होता है, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना, तो वाटर होता है वो H2+O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये कौन सी प्रोसेस होती है? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करें तो चलो मैं दूसरा कलर से बैलेंस करती हूँ। बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, यहाँ पे भी दो हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, यहाँ पे दो है मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। तो अगर मैं यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लगा दूं ऑक्सीजन के, और जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पे मैं दो मॉलिक्यूल्स लगा दूं हाइड्रोजन के, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देखो लोग प्रॉपरली कैसे बैलेंस हुई, आपको आती होगी, नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल्स लगे हैं, और ये दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के पहले से थे, तो 2 × 2 4। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, दो मॉलिक्यूल्स अगेन पहले से थे, तो ये 4 हो गए, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन, क्योंकि सेम। ऑक्सीजन के अगर देखें तो 2 है, आगे लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2। और इस केस में कितने? 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। बैलेंसिंग भी आएगी, बैलेंसिंग पूछी जाएगी आपसे। सो ये बैलेंस हो चुकी है। एंड इन्होंने पूछा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट होती है, लिबरेशन मतलब निकलना, रिलीज होना। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, दोनों ही गैसेस हैं, तो गैसेस क्या होंगी? लिबरेट होंगी, निकलेंगी बाहर, ठीक है, रिलीज होंगी। तो पूछ रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा, मतलब H2:O2 क्या रहेगा, या हम बोले H:O क्या रहेगा। तो ध्यान रखना, इसमें आपको मोल्स पूछे गए हैं, तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के? 2। 2 लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन के आगे। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? 1। इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो मतलब 1 रहा होगा। तो 2:1। बट मेक श्योर कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो, तो हमें हाइड्रोजन पहले लिखना है, ऑक्सीजन बाद में। एंड हमने देख लिया किसके पास कितने मोल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाता ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन, ऐसा पूछा भी जा सकता है आपको, जस्ट ट्रिक करने के लिए। आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा, बट वही चीज है कि अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर ऐसे पूछा जाए तो 1:2 हो जाएगा। एंड देखो ऑप्शन में 1:2 भी दे रखा है, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा जो आंसर है वो क्या है? वो है 2:1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 1, राइट। Question number 4 we have, which of the following statement is correct about aqueous solution of an acid and a base, right? आपने वो एक pH स्केल पढ़ी होगी, इसमें जो 7 होता है दैट इज न्यूट्रल नंबर, एंड 7 इज द pH फॉर वाटर, ठीक है। इसके बाद अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो pH क्या होती है? pH डिक्रीज होती है, एंड यहाँ पे सारे एसिड्स आ जाते हैं आपके। एंड अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं हम तो यहाँ पे pH इंक्रीज होती है, एंड यहाँ पे आपके सारे जो बेसिस होते हैं ना वो आ जाते हैं, बेसिस के एग्जांपल हैं वो सारे आ जाएंगे। सो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे ध्यान देना, करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट, ये जरूर गलती करके आओगे और ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, जस्ट ट्रिक करने के लिए आपको। ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर ध्यान से करना है। तो पूछ रहे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा अबाउट एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस जहां भी लिखा होता है उसका मतलब होता है वाटर, मतलब वाटर में किसी चीज को मिक्स किया है। ऑफ एन एसिड एंड बेस, मतलब आपने क्या किया, एक बार वाटर में आपने एसिड को मिक्स कर दिया, एंड आपने एक बार वाटर में बेस को मिक्स कर दिया, ठीक है। सबसे पहले पूछ रहे हैं हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। अब ध्यान से देखना, हायर द पीएच, पीएच हायर कहाँ होगी? इधर होगी, इंक्रीज हो रहा मतलब हायर। अगर पीएच हायर होगी तो क्या एसिड स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं, सिंपल सी बात है, एसिड्स की पीएच तो कितनी होती है? कम होती है। मान लो 3 एसिड की पीएच, ठीक है, और प्रॉपर सॉल्यूशन की पीएच अगर हम बढ़ा देंगे तो एसिड की पीएच कमी तो होगी ना। सोच लो कि कोई एसिड है, उसमें आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो? बेस मिक्स करते जा रहे हो, बहुत बेस मिक्स करते जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो सॉल्यूशन ही बेसिक बन जाएगा, क्योंकि एसिड खत्म हो जाएगा, राइट। तो सिंपल सी चीज है, ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, राइट। हायर अगर पीएच होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड कभी नहीं हो सकता है। हायर पीएच वीक एसिड, यस ये हो सकता है। अगर आप पीएच को बढ़ाते जाओगे, ठीक है, बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? आपका एसिड कम होगा ऑफ कोर्स,
नेक्स्ट इज लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। अगर पीएच को आप घटाते जाओगे तो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है, बेस वीक होगा उस टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा लोअर द पीएच वीकर द बेस। तो ये हमारे सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन है जो कि ऑप्शन डी को सेटिस्फाई करें। ये टिक करते टाइम ध्यान रखना कौन सा टिक करके आ रहे हो, सब एक जैसे लगते हैं एग्जाम में जब आप बैठते हो ना, तो आंखें खुली करके अपना आंसर सही टिक करके आना। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वी हैव व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब एसिड प्लस बेस जब मिक्स करते हैं तब क्या होता है। तो देखो जब भी कभी रिएक्शन होती है ना तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है और उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना और थर्मा, थर्मा मतलब थर्मिक, थर्मिक मतलब हीट से रिलेटेड होता है हमेशा। हम बोलते हैं ना थर्मल पहन लो, वो रिलेटेड होते हैं हीट से, ठीक है, राइट। सो एसिड और बेस या कोई भी रिएक्टेंट जब भी कभी भी एक प्रोडक्ट बनाएंगे या रिएक्शन हो रही होगी तो उस टाइम हीट रिलीज होगी होगी, मतलब वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे आप चाय बनाते हो, टी बनाते हो ना, तो वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही ना, उसमें आपने मिल्क डाला, मिल्क भी एक केमिकल है, आपने चाय पत्ती डाली या आपने अदरक वगैरह डाली या जो भी है इलायची वगैरह डाली, दे ऑल आर केमिकल। तो वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन होगी। तो आप देखते हो वहां पे क्या होता है, वो चाय जो बनती है वो भी गर्म होती है, उसमें से भी क्या है हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। आपने क्या किया, शुगर को मिक्स कर दिया इनटू वाटर, तो वहां आपने स्टिर किया जब, तो अगेन वाटर धीरे धीरे क्या होता है वो गर्म होने लगता है, होता है कि नहीं जब स्टिर करते हो, राइट। और अगर मान लो आपने चूना जो होता है जो हम यूज करते हैं, चूना आपने क्या किया पानी में मिक्स कर दिया, तो वहां भी क्या होता है, आप कभी उस पतीले को छू के देखना, आप उस बाल्टी को छू के देखना जहाँ पे भी ये चूने को मिक्स किया आपने वाटर से, तो वो बहुत गर्म हो जाता है। तो जब भी कभी दो रिएक्शंस जुड़ती है ना और एक प्रोडक्ट बनाती है तो वहां पे हीट एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इतना सब समझाने की जरूरत इसलिए थी ताकि आप रिवाइज कर लो अपना सब कुछ। ओके, so the temperature of solution increases, yes, temperature increases, temperature of solution decreases, no, never, this is never possible. Temperature of solution remains same, no. Salt formation takes place, yes. ये तभी होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन एसिड और बेस के केस में ही होगा और किसी के केस में नहीं होता है। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट बोलते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसको सॉल्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, विच इज डी ऑप्शन। अच्छा एक चीज और याद रख लो, इसमें हो सकता है ये पूछ लिया जाए, एसिड प्लस बेस जब बनता है तो उसको हम न्यूट्रल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रल रिएक्शन, फाइन। और ये तभी होगा जब एसिड और बेस का अमाउंट सेम, एसिड एंड बेस का अगर आप अमाउंट इक्वल रख रहे हो तब ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग, यहाँ पे ध्यान रखना इंक्रीजिंग पूछा गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब हमें कुछ तीन चीजें दे रखी, वाटर, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लगाना। मतलब तो ध्यान रखो यहाँ पे वाटर भी गिवन है, अभी मैंने बताया वाटर इज न्यूट्रल, वाटर ना तो एसिड होता ना बेस होता, तो ये तो सबसे नीचे आएगा, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा बिल्कुल लास्ट में आएगा, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर एसिटिक एसिड आपके बहुत काम आएगा आगे, एसिटिक एसिड इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इट इज द वीकेस्ट एसिड, वीकेस्ट एसिड। इससे भी एक वीक होता है जिसको हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, राइट। बट अभी आपका जो एसिटिक एसिड दे रखा है तो ये वाला जो ग्रुप होता है इसके एसिड्स वीकेस्ट एसिड होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एसिड यहाँ पे लगाया ग्रेटर देन का साइन, फिर आएगा एसिटिक एसिड, और वाटर तो न्यूट्रल है वो सबसे लास्ट में। तो थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आपके आंसर सही हो जाएंगे। ओके, राइट, सो आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। आपने देखा होगा जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मेनली एल्यूमिनियम के बने होते हैं। हालांकि एल्यूमिनियम इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बट उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, तो इसलिए हम एल्यूमिनियम को चूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मतलब क्यों एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स इतने ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने बता दिया गुड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल का मतलब होता है हीट से रिलेटेड, मतलब ये हीट को अच्छे से कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हीट को कंडक्ट कराना मतलब जो आप पतीला ले रहे हो एल्यूमिनियम का, मान लो उसमें कोई सब्जी बना रहे हो तो नीचे क्या होगी, गैस जल रही होगी, तो वो हीट को पूरे बर्तन में इजिली बहुत जल्दी रेडिएट कर देंगे, फैल जाएगी पूरे बर्तन में हीट, ठीक है। आप कुछ टाइम बाद देखोगे छू के तो वो गर्म होगा पतीला, है ना। नेक्स्ट इज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नो। डक्टिलिटी, नो। हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है।
राइट। ये जल्दी मेल्ट नहीं करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जो चीज जल्दी मेल्ट ना करे। सोचो एल्यूमिनियम का लो मेल्टिंग पॉइंट हो तो ये तो पिघल के आ जाएगा, आपने जो खाना वाना बनाया वो भी पिघल जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए हम इसे प्रेफर करते हैं। 1 and 4, तो ऑप्शन इज डी। ओके, ध्यान से ऑप्शन टिक करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। तो देखते हैं, देखो कैल्शियम इज अ मेटल, when it is treated with water then it gets converted into calcium hydroxide and with the release of hydrogen gas liberate होती है, ठीक है। और इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, तो देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। 1 Ca ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, ये 2 लगा हुआ है इसके साथ, लेकिन यहाँ पे सिंगल है तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से करती हूँ इसको बैलेंस, 2 लगा देंगे। तो आई थिंक अब और कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इधर है एंड हाइड्रोजन के साथ 2 यहाँ भी लगा, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये तो हमने इक्वेशन बना लिया। पूछ क्या रहे हैं, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन द कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, नो, रिएक्शन तो हो रहा है, हमने करके भी देख ली। इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, यस। नेक्स्ट, इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर, नो। bubbles of hydrogen gas formed stick at the surface of calcium, so yes, this is important, this statement is very important कि जब कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर तो जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के वो स्टिक हो जाते हैं एट द सरफेस ऑफ कैल्शियम, राइट। सो सेकंड एंड फोर्थ कहाँ गया? इसमें ऑप्शन है भी सेकंड एंड फोर्थ की? नहीं, ओके, इट्स नॉट गिवन। अच्छा, तो इसमें आप ये ठीक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, शायद यहाँ कोई मिस्टेक है क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, सेकंड, तो इसको करेक्ट कर लेना, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। सेकंड डी है और ये फोर्थ है, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। तो आपने दो तरह के कंपाउंड पढ़े होंगे, एक होता है नॉन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। नॉन आयनिक वो होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिसमें आपने 3 टाइप के पढ़े होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आपका CCl4 होता है, दैट इज सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, राइट। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में जो आयंस होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, वो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर। फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है। तो Na क्या करेगा, अपने इसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपना एक चार्ज Cl को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से सिंस इसके पास चार्ज कम हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है। केमिस्ट्री में याद रखना, प्लस का मतलब बड़ा नहीं होता, प्लस का मतलब कोई चीज लॉस हो रही है, एंड Cl के पास नेगेटिव साइन आ जाता है, तो उसको हम NaCl बोल देते हैं, ठीक है। ये आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। आयंस 2 टाइप के होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एनायन एंड कैटायन, ठीक है। तो चलो देखते हैं, KCl एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, K प्लस एंड Cl माइनस। HCl आपका फॉर्म करता है कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। CCl4 तो मैंने बता दिया यहाँ पे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। NaCl आपका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल है। तो आंसर आपके कौन से हो गए, जस्ट अ सेकेंड, मैंने सारे टिक कर दिए। आंसर आपके हो गए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, यहाँ पे ध्यान रखना, नॉट आयनिक कंपाउंड पूछा है, तो CCl4 एंड HCl, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड, कहाँ गया सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी। अब सोचो यहाँ पे पूछते आयनिक कंपाउंड, तो आपको क्या करके आना होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पूछ क्या रहे हैं, ओके ओके। व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब देखो कैसे फ्लो होता है, जैसे ब्लड यहाँ से पास हुआ, ठीक है। मैं रेड पेन लेती हूँ तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको शायद, राइट। फिर यहाँ से पास होता है, तो जब ये यहाँ से पास होता है ना, ये जो आपको दिख रहा है, तो बैक फ्लो क्यों नहीं हो जाता है ब्लड का, क्यों वापस क्यों नहीं आ जाता है इस डायरेक्शन में, क्यों नहीं वापस आ जाता? सेम इसके केस में, यहाँ पे अगर ये जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, तो ये जो है ना, तो जो सेगमेंट है खुला हुआ है, यहाँ पे वापस क्यों नहीं आ जाता है, सेम इस डायरेक्शन में क्यों नहीं मूव कर जाता ब्लड? तो रीजन इज वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ये बैक फ्लो ऑफ दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड होता है, उसको रोकते हैं वॉल्व्स इन द हार्ट, आंसर है आपका। एंड ये बहुत ज्यादा थिक होते हैं, थिक मसल से बने होते हैं, ओके। सो इम्पॉर्टेंट है ये, ओके। नेक्स्ट, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसको मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें गिवन है, न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन, आपको ध्यान से पढ़ के आना है।
देखो नेफ्रॉन इज द आंसर, नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, बट न्यूरॉन इज व्हाट, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो जल्दी जल्दी मत करके आना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए तो थोड़ा ध्यान दिया करो ऑप्शंस में पढ़ते टाइम, ठीक है। तो आपका आंसर होगा इसमें नेफ्रॉन, दोनों सेम ही लगते हैं दिखने में, नेफ्रॉन इज द आंसर, न्यूरॉन इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट इज which of the following equation is the summary of photosynthesis? Equation of photosynthesis is very important. So इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 6CO2 plus 12H2O, नो। ऑप्शन 2 सनलाइट आ रहा है लेकिन क्लोरोफिल नहीं दे रखा है इन्होंने, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी एंड डी में आपका सनलाइट एंड क्लोरोफिल है, तो देखते हैं। 6CO2 plus 12H2O plus chlorophyll plus sunlight will give you 6 C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, तो ये यस दिस विल बी द आंसर, आपका आंसर सी होगा इसमें। और ये तो एक तरीका है लिखने का, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll will give you C6H12O6 plus 6O2, राइट। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, आपको दोनों तरीके आने चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ओके। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है ना, ये जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है वो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है या वाटर रिस्पॉन्सिबल है। देखो दोनों में ऑक्सीजन आ रहा है, वाटर में भी ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन आ रहा है, बट यहाँ जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर। जब वाटर स्प्लिट होता है, मतलब वाटर टूटता है, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस है वो लिबरेट होती है, वो रिलीज होती है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब जब हम डाइजेशन हमारी बॉडी में शुरू होता है तो कौन सा एंजाइम होता है वो मिक्स होता है विद द फूड। तो ऑलवेज रिमेंबर इट्स अमाइलेज, अमाइलेज का पूरा नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। इट्स अ इम्पॉर्टेंट एंजाइम। सबसे अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो वो माउथ में शुरू होता है। एंड किस चीज का डाइजेशन शुरू होता है, द डाइजेशन ऑफ शुगर। तो आप देखते हो जो चपाती वगैरह है, राइस वगैरह आप उसको खाते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है उसमें आपको शुगरी सा लगने लगता है, राइट। वहां पे जो शुगर होता है उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो डाइजेशन ऑफ शुगर स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, एंड सबसे पहला डाइजेशन माउथ में शुरू होता है। एंड वहां पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। जो पैप्सिन होता है वो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन करता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द बॉडी, मतलब यूरिन कैसे बॉडी में फॉर्म होता है। तो सबसे पहले किडनी, किडनी से पास होते हुए वो यूरेटर्स में जाता है, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर वो यूरेथ्रा में जाता है, ठीक है। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, किडनी, यूरेटर नहीं, यूरेटर आएगा, यस यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर आएगा, तो नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, इसमें यूरिनरी ब्लैडर पहले दे दिया। देन किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अनाएरोबिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं आता तो रट लो। अच्छा मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बताई थी, 6CO2 plus 6H2O will give you C6H12O6 plus 6O2, राइट। ये आपकी थी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। लेकिन अगर हम रिएक्शन को उल्टा कर दें, मतलब क्या कर दें, अगर हम रिएक्शन को ऐसा लिख दें 6O2 plus C6H12O6, C6H12O6 is glucose, okay, and this will give you 6CO2 plus 6H2O। तो आपकी ये वाली जो रिएक्शन है ना वो रेस्पिरेशन की बन जाती है। इन कौन से रेस्पिरेशन की, एरोबिक की, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो आपका 16 वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल, इस रिएक्शन को उल्टा कर दो। तो इन्होंने ग्लूकोज पहले लिख रखा है, तो आप ग्लूकोज को लिख सकते हो, ठीक है, ग्लूकोज। देन माइटोकॉन्ड्रिया, आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। सो आंसर फॉर दिस दैट इज बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है इनटू द पायरुवेट, ठीक है। एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज करता है एंड एनर्जी को भी रिलीज करता है, ठीक है। तो दिस पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल इन केस ऑफ अनएरोबिक रिएक्शन क्या होता है, अनएरोबिक रिएक्शन ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये होती है, ठीक। सो सीक्वेंस फॉर अनएरोबिक रिएक्शन इन ईस्ट इज, क्या होगा ये,
यहाँ पे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म जाके पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, देन साइटोप्लाज्म में ही वो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसमें आपका ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल भी आपका दे रखा होगा बुक में, तो उसको भी पढ़ लेना कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में क्या होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आपके जो भी बुक में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के जो केसेस दे रखे हैं आपने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना। वहां पे आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज, मतलब इमेज कैसी बन रही है, ठीक है, एंड साइज ऑफ इमेज। राइट, सो क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर, यहाँ ध्यान से पढ़ना, कॉनकेव लिखा है कॉन्वेक्स लिखा है, कैन फॉर्म अ इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा कौन सा केस है जब कॉनकेव मिरर है वो इमेज बड़ी बनाएगा और ऑब्जेक्ट साइज उसका छोटा होगा उस टाइम, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट साइज है उससे बड़ी इमेज बन रही होगी। तो ऐसे दो केसेस होते हैं वैसे, लेकिन ऑप्शन देखते हैं हम क्या है। When the object is kept at the distance equal to radius of curvature, नहीं, जब radius of curvature पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है तो सेम साइज की इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है तो जस्ट इसके नीचे ही इमेज बनेगी एंड सेम साइज की बनती है। तो ये जो नीचे इमेज बनती है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, एंड इसको बोलते हैं रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कॉनकेव के सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, सिर्फ एक को छोड़ के, ठीक है, एंड ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, सो दिस इज आल्सो नॉट द आंसर। नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि हमारा ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब क्या आपका जो ये ऑब्जेक्ट का साइज है ये इमेज है, तो देख लो इमेज है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी बन रही है, एंड इसका जो नेचर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। सारी इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं, बस एक को छोड़ के, राइट, तो ऑप्शन आपका सी हो गया। सो वो कौन सा केस है जहां पे जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनती है, दैट इज ओनली वन केस, जब हम ऑब्जेक्ट को एट फोकस एंड पोल पे रखते हैं, तो पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं, तो जो इमेज होती है वो मिरर के अंदर बनती है, बिहाइंड द मिरर, मतलब अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ बनेगी, इनलार्ज्ड बनती है, एंड इस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब इनसाइड द मिरर बन रही है, आपका ये वाला केस है। ये इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये सिंगल केस है जहां पे वर्चुअल इमेज बन रही है, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई कॉनकेव में ऐसा कौन सा केस है जहां पे इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है फोकस एंड पोल्स के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो ये केसेस इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, पढ़ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of sun at the sunset and sunrise, right, so this is scattering of light। देखो dispersion of light क्या होता है, जब प्रिज्म होता है उससे व्हाइट लाइट पास होती है तो वो जब 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन, डिस्पर्ज होना मतलब डिवाइड हो जाना, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का फैल जाना, ओके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्शन है वो इंटरनली हो रहा है, ओके। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ, तो आंसर आपका कौन सा इसमें, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर, अभी कभी भी देखना आप जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड से बनाते हैं, क्यों रेड से बनाते हैं, रीजन बीइंग रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, दैट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक लाइट है वो कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकती है बिना स्कैटर हुए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, नहीं आ रहा है तो लिख लेना। जो लाइट जितनी ज्यादा स्कैटर करेगी उसकी वेवलेंथ है वो उतनी ज्यादा कम होगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे क्या होता है ब्लू कलर की या वायलेट कलर की जो लाइट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्कैटर करती हैं, मतलब बहुत ज्यादा फैलती हैं, तो अगर कभी आप दिवाली वगैरह उसमें ब्लू कलर की झालर लगाओगे ना, तो अगर वो छोटे एरिया में भी लगाओगे तो लगेगा बहुत सारी झालर लगी हुई, क्योंकि वो स्कैटर बहुत करती हैं। वहीं आप अगर रेड कलर की लाइट या झालर लगाओगे
तो अगर आप ज्यादा भी लगाओगे तो वो कम ही लगेंगे, लेकिन वो दूर तक दिखाई देंगी, क्योंकि वो स्कैटर नहीं करी। स्कैटर मतलब फैल जाना, तो ब्लू कलर जल्दी फैल जाता है, तो अगर जल्दी फैल जाएगा तो वो दूर तक कैसे ट्रेवल कर पाएगा, राइट। लेकिन रेड कलर क्या होता है, वो स्कैटर नहीं करता है, वो बहुत लंबी डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर लेता है, इसलिए दूर से भी हमें रेड लाइट है वो दिखेगी। अब सोचो खुद ही सन कितनी दूर है, फिर भी हमें वो रेड कलर का, जब सनराइज एंड सनसेट होता है तो रेड कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें वेवलेंथ उसकी ज्यादा है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो स्कैटर कम करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। सो डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, what is this? They are red in color. They can easily be seen from a distance because among all the color, the red light is scatter the most by smog and fog, scatter least by smog and fog. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लगाते हैं, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ दिस रेड कलर ऑफ लाइट इज वेरी लेस. Next is the sky appears blue in color. Blue color get absorbed in the atmosphere? No. UV radiation are absorbed? No. Violet and blue light get scattered more than light of all color in the atmosphere. That is important, right? So ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्कैटरिंग बहुत होती है, मैंने अभी बताया था आपको, स्कैटरिंग जिसकी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। स्कैटरिंग मतलब फैल जाना, तो फैल जाती है, तो इसलिए स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, लास्ट है क्वेश्चन, ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. एक रेनबो जब बनता है तो उसमें कौन कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तो आपका डिस्पर्जन होगा. डिस्पर्जन तो होगा, क्यों? क्योंकि रेन ड्रॉप यहाँ पे एक्ट करती है एज अ प्रिज्म, और उसमें जो व्हाइट लाइट होती है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू द 7 कलर, तो डिस्पर्जन तो होगा. डिस्पर्जन की डेफिनेशन ही यही है. रिफ्रैक्शन, यस रिफ्रैक्शन भी होगा उसमें. रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल कर रही है, तो ये मान लो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप क्या है, वाटर मीडियम, वाटर मीडियम से निकल के एयर में जाएगी, तो दो अलग मीडियम हो गए ना, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन हो गया. बट रिफ्लेक्शन को नहीं फॉलो करती है, तो आपको दो चीजें मिल गई, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो दिस इज नॉट, अगेन नॉट द करेक्ट आंसर. रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, यस. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मत करके आ जाना, इंटरनल रिफ्रैक्शन इज द आंसर. ओके, so refraction, dispersion and internal refraction. So yes, thank you so much for watching this video. All the best for your exams. अच्छे से करके आना, OMR sheet अच्छे से भर के आना, and please read the questions properly before answering them, कि उसमें नॉट लिखा है या नॉट नहीं लिखा है. ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है. ऑप्शंस कैसे आपको सिलेक्ट करने वो आप पे डिपेंड करता है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आना, सारे ऑप्शंस एक जैसे नजर आने लगते हैं जब घबराहट होती है. बी काम एट द टाइम ऑफ एग्जाम, अच्छे से टिक करके आना, एंड यू नो आपको आता है सब कुछ. ठीक है.